सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताते हैं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे, आज एक बार फिर योग गुरु रामदेव ने एलोपैथ पर हल्ला बोल दिया है। रामदेव ने दवाओं की बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है और बताया है कि ब्रांडेड कंपनियां कैसे आपको लूट रही हैं। वहीं रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है थाने में। साथ ही बात करेंगे डॉन मुख्तार अंसारी की और जानेंगे क्यों बाहुबली पर चला योगी का बुलडोजर। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ की बात होगी। क्या जितिन के बाद अगला नंबर पायलट का है? जितिन के बाद अब पायलट करेंगे टेक ऑफ। लेकिन सबसे और आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। डॉक्टर बनाम रामदेव की जो लड़ाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। बाबा यलगार कर चुके हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। बाबा का कहना है मुकदमा दर्ज कर लो, कोर्ट में खींच लो, एफआईआर करा दो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए बाबा रामदेव पर एक और एफआईआर हो गई है। जी हां, बाबा रामदेव पर बाकायदा थाने में आईएमए ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यानी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। बाबा बनाम डॉक्टर की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बाबा बनाम डॉक्टर की जंग। एलोपैथ के खिलाफ बोला हल्ला, रामदेव के खिलाफ एफआईआर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। बाबा रामदेव के इस बयान पर बवाल थमने के बजाय और गर्माता जा रहा है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ थाने पहुंच गई। बिहार आईएमए ने पटना के पत्रकार नगर में बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और एलोपैथ पर दिए उनके बयान पर कार्रवाई की मांग की है। बिहार ने तथाकथित बाबा जो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, उनके द्वारा मॉडर्न मेडिसिन, कोरोना के खिलाफ डॉक्टरों की शहादत और अपनी नकली दवा को बेचने के प्रयास के ऊपर में एक एफआईआर गवर्नमेंट कोर्ट में लॉन्च किया है पटना में। पिछले महीने बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलोपैथ और एलोपैथिक डॉक्टरों पर टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दी थी और यहां तक कहा था कि वो केवल एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। अगर किसी को बुरा लगा है तो वो अपना ये बयान वापस लेते हैं। इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। अभी मैं थोड़ा कठोर इसलिए बोलता हूं कि लोगों के दिलो दिमाग में गलत बात बैठा दी गई। बावजूद इसके आईएमए उत्तराखंड ने भी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया और 1000 करोड़ रुपए का हर्जाने की मांग की। तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी कर लो, लेकिन जो दवाओं की लूट हो रही है, आम आदमी की जेब पर जो डाका डाला जा रहा है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कह रहे हैं कमीशन खोरी के खिलाफ बोलते रहेंगे। आपको बताने जा रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने जो अब खुलासा किया है वो और बड़ा है। योग गुरु रामदेव क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर उन्होंने एलोपैथ में लूट का खुलासा करते हुए दवाइयों की लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं और जेनरिक दवाओं की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे दवाओं की कमीशन खोरी आपको लूट रही है, चलिए आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव कौन सी दवा और उसकी कीमतों का असली सच सामने रख रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, बाबा ने जिस पहली दवा की बात की है वो सबसे ज्यादा कोरोना में इस्तेमाल हुई है। बाबा ने कहा आइवरमेक्टिन 12। बाबा का कहना है दवा ये एक एंटी पैरासाइट दवा है। कोरोना काल में इसका खूब इस्तेमाल किया गया। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके प्रयोग पर रोक लगा दी। इसकी एक टैबलेट, जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी एक टैबलेट की कीमत कितने की है? 70 पैसे की। जेनरिक, बाबा ने बाकायदा ट्वीट करें, दाम भी बताएं, जेनरिक और ब्रांडेड दाम बताएं और यह भी बताया है कि कितने गुना महंगी है। 70 पैसे की इसकी एक टैबलेट आती है, बाबा का कहना है। और ब्रांडेड कंपनियों की इसी दवा की एक टैबलेट 37 रुपए से ज्यादा में मिलती है। यानी
70 पैसे की एक टैबलेट, जेनरिक और ब्रांडेड में 37 रुपए की एक टैबलेट। यानी ये दवा 53 गुना महंगी है। सोचिए जरा कितनी महंगी, 53 गुना महंगी है। बाबा यही नहीं रुके, बाबा ने पेंटोप्राजोल 40 टैबलेट की कीमत बताई। जेनरिक में यह दवा 72 पैसे में मिल जाती है, 72 पैसे में, और ब्रांडेड कंपनियों में 12 रुपए की एक टैबलेट। सोचिए 72 पैसे में एक और लगभग 12 रुपए में एक, अगर आप ब्रांडेड खरीदेंगे 16 गुना ज्यादा कीमत है। आप 16 गुना ज्यादा कीमत दे रहे हैं सिर्फ एक टैबलेट की। जब आप पूरी स्ट्रिप, पूरा पत्ता खरीदते हैं तो आपकी जेब पर तब डाका डाला जाता है, बाबा का कहना यह। और इस टैबलेट का इस्तेमाल सीने में जलन और एसिड रिफ्लेक्स के लिए किया जाता है। बाबा ने बाकायदा पूरी लिस्ट दी है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है। दमा और एलर्जी की दवा है मोंटलूकास्ट। जेनरिक कीमत आप देखिए 1 रुपए 26 पैसे, 1 रुपए 26 पैसे की एक टैबलेट मिलती है। लेकिन यही दवा ब्रांडेड कंपनियों की 14 गुना ज्यादा महंगी, 14 गुना 18 रुपए में। सोचिए ये सिर्फ एक टैबलेट है, पूरी स्ट्रिप पत्ता खरीदेंगे तो आपकी जेब पर डाका पड़ जाएगा। बाबा यही नहीं रुके, अगली दवा है क्लिमेपिराइड, जिसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए होता है। यानी डायबिटीज के मरीज इस दवा को खरीदते हैं। दवा देखिए जरा, जेनरिक में खरीदेंगे 51 पैसे की मिलेगी। आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, आज के वक्त में शायद आपको पता भी नहीं होगा कि 51 पैसे की भी कोई दवा मिल सकती है। लेकिन मिल कितने की रही है? 12 गुना ज्यादा दाम पर, 12 गुना महंगी मिल रही है ये दवा। यानी 6 रुपए 35 पैसे में मिल रही है ये दवा। तो कमीशन खोरी यही नहीं रुक रही है। आइए आपको बताते हैं कमीशन खोरी पर बाबा का बड़ा हमला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा यही नहीं रुके, बाबा ने एक और दवा बताई जो है ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन की जेनरिक कीमत है 7 रुपए 63 पैसे, लेकिन ब्रांडेड में 57 रुपए में मिलती है। ये जो दवा है ये नाक जाम और दम घुटने में इस्तेमाल होती है, लगभग 7 गुना ज्यादा दाम पर मिल रही है। एक और इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है नैंड्रोलोन डेकानोएट, ये 16 रुपए 75 पैसे में जेनरिक मिलता है और 240 में ब्रांडेड है। जरा देखिए रेट का फर्क देखिए, 16 रुपए 75 पैसे, 240 रुपए 40 पैसे, ये 14 गुना महंगे दामों पर मिल रहा है। बाबा इसी कमीशन खोरी, इसी लूट, इसी डकैती पर हमला कर रहे हैं। और जब सवाल डॉक्टर से पूछा गया, आप बेशक डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते, वो पर्चे पर तो हजारों रुपए लेता है और बाहर दवा जब आप लेते हैं मेडिकल स्टोर से तो और ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। डॉक्टर से यही सवाल पूछा गया कि कमीशन खोरी और लूट आम आदमी के साथ क्यों हो रहा है। सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है और कोई भी डॉक्टर जानबूझकर महंगी दवाइयां किसी को नहीं लिखता है। कुछ बीमारियों की दवाइयां आती ही महंगी है और वही अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स भी लगातार ऐसी ही कोशिश करते हैं कि वो उन दवाइयों को लिखें जिनकी क्वालिटी से वो खुद आश्वस्त हों, और साथ ही में वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके मरीज को कोई साइड इफेक्ट्स हो या उनके मरीज को दवाइयों से फायदा ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर्स जो है दवाइयां अपने मरीजों को लिखते हैं और हमेशा डॉक्टर की कोशिश यही होती है कि उनके मरीजों को जल्द से जल्द उससे फायदा हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो डॉक्टर का वर्जन आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बेहतर सोचकर दवा लिखते हैं, कमीशन खोरी नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि लूट है। बाबा ने लूट पर एक और प्रहार किया। देखिए जरा बाबा की जो एक और ट्वीट है वो आपको बताने जा रहे हैं। योग गुरु रामदेव और एलोपैथ की ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। रामदेव ने कुछ और दवाओं की लिस्ट जारी की है। उनकी कीमतों में अंतर से यह बताने की कोशिश की है कि आखिर एलोपैथ के डॉक्टर महंगे ब्रांड की दवा क्यों लिखते हैं। यह पूरा खेल क्या है, सस्ती दवाएं क्यों नहीं लिखी जाती। फर्ज कीजिए खून में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े स्तर में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है एटोरवास्टेटिन। इसकी जेनरिक दवा की कीमत है सिर्फ 52 पैसे, सिर्फ और सिर्फ 52 पैसे। आप देख पा रहे हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 52 पैसे कीमत है। और जब इसी की ब्रांडेड दवा लेंगे तो 6 रुपए से ज्यादा है। अब सोचिए फर्क देखिए, कै गुना फर्क है। ये एक टैबलेट में आपको शायद पता ना चले, लेकिन पूरा पत्ता 10 गोलियों का आप लेंगे तब आपको कीमत समझ में आएगी। वो लगभग 60 रुपए से ज्यादा की पड़ेगी। रामदेव की जारी लिस्ट में अगली दवा है एल्केलाइजर डाइसोडियम साइट्रेट। इसकी कीमत जेनरिक में 8 रुपए से भी कम है। देखिए जरा 8 रुपए से भी कम है। और जरा उसके बगल में ब्रांडेड देखिए,
₹95.35, यानी 8 रुपए की जो जेनरिक दवा एक टैबलेट आपको मिलती है वो ₹95.35 में मिल रही है। इसी को बाबा रामदेव लूट कह रहे हैं। 12 गुना ज्यादा दाम पर यह दवा आपको मिल रही है। रामदेव का दावा यह है कि कमीशन के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कमीशन मिल जाए, जेब भर जाए, बैंक बैलेंस बन जाए, इस चक्कर में सस्ती दवाएं नहीं लिखी जाती हैं। यह बाबा का दावा है। वहीं बाबा एक और दवा का नाम ले रहे हैं। अगली दवा है सिल्डेनाफिल 100। दवाओं में साफ अंतर दिख रहा है। इसकी जेनरिक कीमत देखिए ₹2.41, सिर्फ ₹2.41 की एक टैबलेट, और ब्रांडेड देखिए 58 रुपए की ब्रांडेड एक टैबलेट है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ब्रांडेड दवा आपको लिखी जा रही है तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं कई गुना महंगी हैं। यही दवा 24 गुना महंगी है जेनरिक के मुकाबले। आप अंदाजा लगाइए। तो ये उन दवाओं की लिस्ट है जिसे योग गुरु रामदेव ने बाकायदा ट्वीट किया और उनकी जेनरिक और ब्रांडेड कंपनियों की कीमत से तुलना की है। एक और दवा एम्लोडिपिन की कीमत 10 गुना ज्यादा है। जी हां, देख रहे हैं आप, 27 पैसे की एक टैबलेट है और ब्रांडेड में ₹2.75 की एक टैबलेट है। ये बता रहा है रामदेव ने हाल ही में एलोपैथ के खिलाफ खुलासे की बात कही थी। अब वो इस ट्वीट के जरिए एलोपैथ में दवाओं की भारी कीमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे आपकी जेब के साथ दरअसल लूट और खसोट हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे रामदेव के खिलाफ आईएमए खुलकर सामने आ गया है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की जो लड़ाई है उसमें आईएमए सामने आ गया है। आईएमए ने चिट्ठी लिख दी है बाकायदा। आईएमए की चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का संगठन है। चिट्ठी में लिखा है आईएमए को बदनाम कर रहे हैं रामदेव, यानी रामदेव अगर सवाल उठा रहे हैं तो रामदेव बदनाम कर रहे हैं। कोरोना में डॉक्टरों ने लाखों लोगों को बचाया है, यह दलील दी जा रही है। लेकिन सवाल यह, रामदेव ये नहीं कह रहे हैं, रामदेव उस लूट पर प्रहार कर रहे हैं। डॉक्टर्स दलील में बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने जान दी है। दोनों बातों में कोई तुक नहीं आपस में। 1400 से ज्यादा डॉक्टरों की जान चली गई। डॉक्टरों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन रामदेव उस लूट पर हमला कर रहे हैं। उस लूट पर कोई जवाब देने वाला आखिर क्यों नहीं है? रामदेव एलोपैथ की छवि बिगाड़ रहे हैं, यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। वो आगे लिख रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर रामदेव बदनाम कर रहे हैं, लेकिन रामदेव सिर्फ पूछ रहे हैं कि आखिर दवाएं इतनी महंगी क्यों हैं, टेस्ट इतने महंगे क्यों हैं, डॉक्टर्स की फीस इतनी ज्यादा क्यों है। अपने व्यवसाय के लिए साजिश कर रहे हैं रामदेव। यानी आईएमए का कहना है कि रामदेव सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आईएमए कह रहा है रामदेव के आरोपों से एलोपैथ को नुकसान हो रहा है, यह कहना है खुद आईएमए का यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि एलोपैथ में कैसे ये कमीशन का धंधा चल रहा है। ये आपको दिखाने जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने एक ट्वीट के जरिए भी एलोपैथ पर हमला बोला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कामकाज और उसकी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं और आईएमए के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस हमले के लिए बाबा रामदेव ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। ध्यान से इसे पढ़िएगा क्या लिखा है। रामदेव के इस रीट्वीट में लिखा गया है, समस्या यह नहीं है कि कोरोनिल बनी, समस्या यह है कि आखिर भारत में कैसे बन गई, फिर स्वदेशी क्यों है कोरोनिल, पतंजलि ने क्यों बनाई है कोरोनिल, आयुर्वेद की क्यों है कोरोनिल, ये 545 रुपए की बजाय 5000 रुपए की क्यों नहीं है, और किसी को कमीशन क्यों नहीं मिला है। उत्पाद सही हो या गलत, यदि कमीशन दोगे तो सही नहीं तो गलत, यानी कमीशन नहीं मिलेगा तो सब गलत है। ये रामदेव ने प्रहार किया है। ये कहते हुए इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रामदेव ने प्रहार किया है। इसके बाद भी आपको बताएं कि बाबा रुकने को तैयार नहीं है। बाबा ने एक के बाद एक हमले किए। बाबा बार बार कह रहे हैं कि आयुर्वेद और योग में सारे इलाज हैं, ये स्वदेशी है, इसे अपनाइए, एलोपैथ तो विदेशी है। अब उन्होंने जयसूर्या यानी इस पूरे विवाद में क्रिकेटर सनत जयसूर्या की एंट्री हो गई है। जो 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हीरो सनत जयसूर्या चौके और छक्के लगाते हुए आपने उनको देखा होगा। 1996 के वर्ल्ड कप के हीरो सनत जयसूर्या 1996 में आपने देखा होगा किस तरह से ओपनिंग में आके हर गेंदबाज को उन्होंने उड़ाया। अब डॉक्टर और एलोपैथ के विवाद में जयसूर्या की एंट्री हो गई है। जयसूर्या को आपने देख लिया। रामदेव ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें सनत जयसूर्या दिख रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई में सनत जयसूर्या का काम क्या है।
सनत जयसूर्या को आप देखिए बैसाखी में, सनत जयसूर्या को बैसाखियों के साथ आप देख रहे हैं। अगर हम ये तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाएं, ये स्थिति 2018 में जयसूर्या के साथ आई। जयसूर्या को चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद जयसूर्या दर दर भटकते रहे, अपने इलाज के लिए भटकते रहे। उन्होंने कई जगह ऑपरेशन कराया और उसके बाद सनत जयसूर्या को आयुर्वेद के जरिए ही इलाज मिला। बाबा ने ये ट्वीट करते हुए, रिट्वीट करते हुए बताया कि सनत जयसूर्या को भी हिंदुस्तान में आयुर्वेद ने ही ठीक किया था। आपको दिखाने जा रहे हैं सनत जयसूर्या की वो तस्वीर, देखिए आपने, और ये देखिए ठीक होने के बाद जयसूर्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रेडमिल पर जयसूर्या जिम में पसीना बहा रहे हैं। एक दौर वो था कि ये बैसाखी से चल रहे थे, लेकिन इनका इलाज हिंदुस्तान में हुआ, आयुर्वेद के जरिए हुआ, उसके बाद ये ठीक हुए। बाबा क्या कह रहे हैं आइए अब आपको बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आयुर्वेद रामबाण है। बाबा इसके लिए बाकायदा सनत जयसूर्या का उदाहरण दे रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बैटिंग से दुनिया भर में धमाका करने वाले सनत जयसूर्या अब चल फिर सकते हैं, सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। उनके लिए दूसरी जिंदगी मिलने जैसा है और यह संभव हो पाया है आयुर्वेद की वजह से। बाबा रामदेव ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर यह बताया कि कैसे सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी एक वक्त चलने फिरने में भी लाचार थे, लेकिन अब वो आयुर्वेद की वजह से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, अपने पैरों पर सामान्य तरीके से चल फिर रहे हैं। बाबा रामदेव के इस रीट्वीट के मुताबिक जयसूर्या अपने कमर और पैर में आई कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से दरअसल परेशान थे। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, वो चल फिर नहीं सकते थे और बैसाखी का सहारा लेकर ही जयसूर्या चल रहे थे। जयसूर्या ने इसका इलाज श्रीलंका के कोलंबो में कराया, लेकिन राहत नहीं मिली किसी की सलाह पर। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न गए, वहां उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका इलाज संभव हुआ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। जयसूर्या ने आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर प्रकाश टाटा से संपर्क किया और फिर उनके इलाज से वो स्वस्थ और बेहतर हो गए, सामान्य तरीके से अब वो चल फिर सकते हैं। तो बाबा ने दरअसल ये बताया कि आखिर कैसे आयुर्वेद के जरिए सनत जयसूर्या ठीक हो गए। उनका कहने का मतलब है कि हम अपनी स्वदेशी को भूल रहे हैं, शायद हम विदेशी के पीछे भाग रहे हैं। कैसे आयुर्वेद रामबाण है, ये देखिए, ये आपको दिखाता हूं कि आखिर बाबा रामदेव एलोपैथ पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। क्रिकेटर सनत जयसूर्या के बहाने बाबा रामदेव ने इशारों ही इशारों में एक बार फिर कहने की कोशिश की है कि एलोपैथ से बेहतर आयुर्वेद है और जिसका इलाज एलोपैथ नहीं कर सकता, उसका इलाज आयुर्वेद में संभव है। बाबा रामदेव ने इसके लिए जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा है, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर जयसूर्या जब बीमार हुए तो लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, शंघाई के एक एक हॉस्पिटल में धक्के खाए, बड़े से बड़े एलोपैथी के डॉक्टरों को दिखाया, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी जब कहीं इलाज नहीं हुआ तो वो भारत में आयुर्वेद के इलाज से ठीक हुए। बाबा रामदेव ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि सनत जयसूर्या का धमाका आपको दिखाने जा रहे हैं। जयसूर्या ने कैसे परचम लहराए, और जयसूर्या की बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, दरअसल आपको बताने जा रहे हैं सनत जयसूर्या उन क्रिकेटरों में है जिन्होंने क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाजी की परिभाषा बदल दी। जिस जमाने में ओपनिंग बल्लेबाज अपना विकेट बचाने के लिए खेलते थे, उस दौरान जयसूर्या ने ओपनिंग में अपनी धमाकेदार बैटिंग से गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे। उनकी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से जयसूर्या का श्रीलंका ने 1996 में वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप पहली बार जीता, वनडे का वर्ल्ड कप। वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जयसूर्या ने लगाया था और पाकिस्तान के खिलाफ 17 गेंद में 50 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन बनाए सनत जयसूर्या ने। आइए अब आपको बताते हैं, रामदेव यही नहीं रुक रहे। रामदेव कह रहे हैं कि उनके पास आयुर्वेद और योग में सारे इलाज हैं। सीधे सीधे वो डॉक्टरों और एलोपैथ को चुनौती दे रहे हैं कि आपके पास ये इलाज है क्या। आइए रामदेव अब सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि थायराइड का इलाज है क्या। रामदेव चुनौती दे रहे हैं कि मेरे पास, यानी योग और आयुर्वेद में तो इलाज है। योग गुरु रामदेव पहले भी कई बार थायराइड के इलाज का दावा कर चुके हैं। रामदेव ने आज एक वीडियो जारी किया और थायराइड के शिकार मरीज से बात की और बताया कि कैसे थायराइड को मात दी गई। इसके साथ ही रामदेव ने फिर दावा किया कि आयुर्वेद में इसका पक्का इलाज है। इसके साथ ही योग गुरु रामदेव ने इसको लेकर एलोपैथ को भी घेरा और दावा किया कि एलोपैथ में थायराइड का पक्का इलाज नहीं है। दवाएं तो दी जाती हैं,
लेकिन मरीज को लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है। इसके साथ ही रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल से थायराइड पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन एलोपैथ में पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। आइए आपको बताते हैं कि रामदेव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, कि थायराइड को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं योग और आयुर्वेद से, और उसके जवाब में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उनके पास भी इलाज है या पूरी जिंदगी आपको गोली खानी पड़ेगी। सुनिए जरा। मुझे थायराइड था, थायराइड की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे 3 बारी मिसकैरेज हुआ और एक बारी 6 मंथ का मुझे मिसकैरेज हुआ, वो भी थायराइड की वजह से। और मैं यहाँ पर आई हूँ, 1 हफ्ता हो गया मुझे, और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। थायराइड खत्म हो चुका है मेरा। जिस थायराइड ने इसके 2 बालक खत्म कर दिए थे, उस थायराइड को उसने यहाँ के खत्म कर दिया। 3 बालक 3 बालक खत्म हुआ। कर। कोई भी अगर ये कहता है कि हर प्रकार के मरीज का, चाहे कैसा भी मरीज हो, कितनी भी शुगर हो, कितना भी थायराइड हो, वो उसकी दवाइयां बंद कर देगा, मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है। ये कहना कि कितनी भी शुगर हो, कैसा भी थायराइड हो, पेशेंट चाहे कैसी भी दवाइयों पे हो, इंसुलिन पे हो, और हम उसकी दवाइयां बंद कर देंगे विद योगा और आयुर्वेद, तो मेरे हिसाब से ना ये आयुर्वेद का अपमान है, अपितु उन मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। तो ये तो बात हुई थायराइड की। ऐसे ही दावा बाबा शुगर को लेकर भी कर रहे हैं कि शुगर के पेशेंट भी एक बार शुगर हो गई तो पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। बाबा कह रहे हैं लेकिन आयुर्वेद और योग में इलाज है जिससे न सिर्फ काबू कर सकते हैं बल्कि इसे खत्म भी कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं थायराइड के साथ ही योग गुरु रामदेव का कहना है कि शुगर के इलाज का भी उनके पास पक्का समाधान है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज ही शिकार हो रहे हैं। ऐसे में रामदेव ने दावा किया कि डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है। स्वामी रामदेव के अनुसार डायबिटीज खराब लाइफस्टाइल, खान पान या फिर आनुवांशिक भी हो सकता है। योग से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के मरीजों को प्राणायाम के साथ नियमित रूप से योगासन करना चाहिए और इस तरह के डायबिटीज से निजात मिलेगी। इसके साथ शुगर कंट्रोल करने के लिए रामदेव ने कुछ घरेलू उपाय भी बताए हैं। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और अश्वगंधा का काढ़ा पीने के साथ ही रामदेव ने बताया कि मधु नाशिनी का सेवन करने की सलाह दी है। वहीं रामदेव का दावा है कि एलोपैथ में इस मर्ज की दवा नहीं है जिससे शुगर से हमेशा के लिए राहत मिल जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि रामदेव जो दावा कर रहे हैं उनका दावा भी सुनिए और उनके दावे पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि शुगर का पूरी तरह से इलाज है क्या एलोपैथ में। सुनिए दोनों को सर। स्वामी जी। ओम बेटा क्या नाम है? हितेश। हितेश। और शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1 साल पहले। 1 साल पहले कितनी थी? 486। 486 से शुरुआत हुई थी इसकी। यहाँ है कितने दिन में? 6 दिन। 6 दिन। अब कितनी आ गई? 125। योग और आयुर्वेद के द्वारा हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, इस बात को लेकर सहमति नहीं जताई जा सकती। डायबिटीज नॉर्मली 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में होती है और ये इंसुलिन की कमी के कारण होती है। इसमें बच्चों को हमेशा जब तक जरूरत पड़े इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ खान पान और कसरत करते हैं तो कुछ टाइम के बाद दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो ये बात हुई योग गुरु बाबा रामदेव, उनके दावों की, और एक घमासान कब शांत होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्तार पर योगी के बुलडोजर की। जी हां, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मुख्तार अंसारी पर चला है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चला है। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी जो पंजाब की जेल में बंद थे और उसके बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्तार को पंजाब जेल से लेकर वापस उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में लेकर आए थे। मुख्तार को पूरे देश ने व्हील चेयर पर इस ड्रामे के साथ देखा था, लेकिन योगी बख्शने के मूड में नहीं है। योगी ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। मुख्तार की 24 करोड़ की संपत्ति पर बाकायदा बुलडोजर चला है, उसे कुर्क कर दिया गया है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। यह मुख्तार की संपत्ति पर बाकायदा प्रशासनिक अमला पहुंचा और उसके बाद कार्रवाई हुई है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए जरा। मुख्तार अंसारी कैसे? पुत्र सुभान अंसारी निवासी दर्जी टोला थाना यूसुफपुर जनपद गाजीपुर, जिनके विरुद्ध थाना दक्षिण टोला पर मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 14 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ
कि मुख्तार अंसारी अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गए धन से अपनी मां के नाम, जो एक गृहिणी थी, यहाँ पर करीब 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने पूर्व में खरीदा था। उनकी मां ने वसीयत के आधार पर वो सारी संपत्ति मुख्तार अंसारी के दोनों लड़के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम आ चुकी है। ये सारी संपत्ति में जांच किया गया, सब विधिवत तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके संबंध में सारे साथ संकलन कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को द्वारा उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। दिनांक 7 जून 2021 को इसके जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, जिसमें 6 आराजी हैं। आराजी संख्या 870, 871, 872, 873 तथा आराजी संख्या 868, 869 है, जिसमें से आराजी संख्या 869 रकबा 152 हेक्टेयर है, जिसमें से आप सब देख रहे होंगे सफेद रंग की 20x12 वर्ग मीटर का एक धार्मिक स्थल मस्जिद बना हुआ है। उसको छोड़कर बाकी उसके अंतर्गत अन्य जो शेष रकबा है 0.128 हेक्टेयर, उसको भी और प्लस बाकी 5 आराजियत के संपूर्ण रकबा को जो उनके नाम है उसको कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय। तो आप देख रहे थे, पुलिस पहुंची मुख्तार की संपत्ति जहां पर है 24 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही, उसकी कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची और बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी की गई। तो आपको बताते हैं आखिर डॉन पर योगी का जो हथौड़ा चला है उसमें हुआ क्या। 1 एकड़ भूमि जब्त की गई है, 1 एकड़ जमीन बताई जा रही है। ये देखिए मुख्तार का, मुख्तार जेल में है, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में है और 1 एकड़ जमीन मुख्तार की जब्त कर ली गई है। जी हां, 24 करोड़ इसकी संपत्ति कुल कीमत बताई जा रही है। 24 करोड़ की यह जमीन थी, मुख्तार और परिवार के नाम पर यह जमीन बताई जा रही है। मऊ में जमीन को जब्त किया गया है और यह मुख्तार के परिवार के नाम पर यह संपत्ति थी जिसको पुलिस ने जब्त किया है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस क्या कुछ कह रही है। पुलिस क्या कुछ कह रही है मुख्तार की संपत्ति को जब्त करने के बाद, क्योंकि अब तक कुल लगभग 50 करोड़ की संपत्ति, ये जो जमीन बताई जा रही है, बताया जा रहा है सरकारी जमीन को हेरा फेरी कर कब्जाया गया था। सुनिए जरा पुलिस को। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है। उसके जो आराजी संख्या 869 में है, उसके 20/12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम कुर्क नहीं कर रहे हैं। बाकी पूरा क्षेत्र कुर्क किया जा रहा है। और अब बात करते हैं आज की एक और दूसरी बड़ी खबर की। जी हां, राहुल गांधी के एक और साथी उन्हें छोड़कर चले गए, जितिन प्रसाद। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएंगे कि राहुल गांधी और जितिन प्रसाद में नजदीकी कैसी थी। एक साथ बड़े हुए, ये कह सकते हैं आप, राहुल गांधी और जितिन प्रसाद की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये साथ साथ कहीं निकले राहुल गांधी के साथ। ये जितिन प्रसाद जो कि बहुत करीबी राहुल की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे। राहुल गांधी के साथ एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं जाना हो राहुल के साथ, किसी कार्यक्रम में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो या फिर किसी प्रदर्शन में जाना हो, जितिन प्रसाद उसमें शामिल रहते थे, मौजूद रहते थे। ये देख रहे हैं प्रियंका वाड्रा के साथ जितिन प्रसाद की तस्वीरें। लेकिन यही प्रियंका के साथ जितिन प्रसाद बेशक हो, लेकिन दूरी की वजह भी क्या यही रही है। तो जितिन प्रसाद की तस्वीरें तो आपने देख ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बाद आइए आपको दिखाते हैं, अब तो ये जो नजदीकियां थी ये दूरियों में बदल चुकी हैं और जो रिश्ते थे उसमें खटास आ चुकी है। अब जितिन प्रसाद की तस्वीर देखिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जितिन प्रसाद की तस्वीर, मुलाकात करने पहुंचे राहुल का साथ छोड़ने के बाद। ये देखिए बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेपी नड्डा ने जितिन प्रसाद को बीजेपी ज्वाइन कराई है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कभी हाथ के साथ रहने वाले जितिन प्रसाद ने उन्हीं हाथों से अब कमल थाम लिया है। आइए अब आपको बताएं कि आखिर कांग्रेस के हालात ऐसे क्यों हो गए, क्यों कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, राहुल की टीम में आखिर भगदड़ मची क्यों है। राहुल ने कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सबसे पहले अपनी एक टीम बनाई। यह है वो टीम, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं यही राहुल की टीम थी। इन्हीं को युवा चेहरे कहा जाता था।
मकसद था कि पार्टी की पहचान बदला जाए, नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे। राहुल की इस ड्रीम टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट जैसे नेता शामिल थे, वो चेहरे जिनको कभी कांग्रेस का भविष्य समझा जाता था। यह राहुल की वो टीम थी जिसके जरिए राहुल कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का ख्वाब सजाए थे। लेकिन फिलहाल के हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल को छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्होंने मेहनत भी की, पार्टी चुनाव भी जीती, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के बाद किनारे हो गए। जितिन प्रसाद की बात कीजिए, राहुल टीम का अहम हिस्सा थे। यूपी में जितिन प्रसाद राहुल के भरोसेमंद लोगों में शामिल थे, पार्टी का युवा चेहरा थे, इसलिए काफी कम उम्र में जितिन को मंत्री तक बना दिया गया। सचिन पायलट की बात करें तो राहुल की टीम में इस खिलाड़ी की बेहद अहम भूमिका थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह राहुल ने सचिन को राजस्थान में चुनाव में उतारा। सचिन ने जमीनी स्तर पर काफी काम किया, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी के ओल्ड गार्ड गहलोत को सत्ता के शिखर पर बिठा दिया गया। हालांकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री जरूर बने। सिद्धू की बात करें, सिद्धू हालांकि कांग्रेस में काफी देर से शामिल हुए, लेकिन माना जाता है कि सिद्धू को पार्टी में लाने के पीछे राहुल गांधी का बड़ा हाथ था। सिद्धू भी राहुल के भरोसेमंद नेताओं में शामिल थे। राहुल गांधी की ये वो टीम थी जिसके जरिए राहुल कांग्रेस की नाव को पार करना की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन ये अब टाइटैनिक बन गया है, डूबता हुआ जहाज। और जब जहाज डूबने वाला हो तो उसमें सवार साथी एक एक कर कूद फांद कर किनारे जाने लगते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये जहाज आज नहीं तो कल डूब जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बारी बारी सब बिछड़ गए। बिछड़े सभी बारी बारी कौन कौन है उनमें, देखिए जरा। अब ये देखिए, राहुल की टीम में सबसे पहले विदाई हुई उनके सबसे भरोसेमंद सिपा सालार ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य का पार्टी से चले जाना बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके पिता भी कांग्रेस में रहे, वो भी राहुल के करीबी थे, और इसी वजह से पहले ज्योतिरादित्य को महासचिव बनाया गया, फिर प्रियंका गांधी के साथ यूपी के प्रभारी भी बनाए गए। हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाने के बाद वो साइडलाइन कर दिए गए। उनकी जगह कमलनाथ को सूबे की कमान सौंप दी गई, और आखिरकार पार्टी में अनदेखी से परेशान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल का साथ भी छोड़ दिया। जितिन प्रसाद भी उसी अनदेखी का शिकार हुए। जितिन प्रसाद, जिनका परिवार पिछले लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस का वफादार रहा, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद राजीव गांधी के करीबी हुआ करते थे, उनके सलाहकार थे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन जितिन ने अपनी पुश्तैनी विरासत संभाली जरूर, लेकिन वक्त के साथ बदलाव को चुना। और यही वजह है कि जितिन प्रसाद ने छोड़ दिया कांग्रेस और राहुल का साथ। अब जरा दो राहुल के पुराने साथियों को सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, दोनों को सुनिए जरा। अब पार्टी से अलग होने के बाद दोनों क्या कह रहे हैं, सुनिए। राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते, और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। तो आपने सुना दोनों राहुल के पुराने साथियों को। आइए अब आपको बताते हैं कि जितिन प्रसाद ने ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की है, धरौरा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के बीजेपी थामने के बाद क्या कहा। योगी ने ट्वीट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के वृहद परिवार में शामिल होने पर श्री जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, श्री जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट करना ये बताता है कि चुनाव के मद्देनजर जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग हुई है पार्टी में और जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी का निशाना ब्राह्मण वोटों पर है। जितिन प्रसाद के पार्टी में आने से पार्टी को फायदा होगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।